Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था. अरिथमेटिक मीन के डिफरेंट मैथडोलॉजीज को देखा, उसमें डिफरेंट मेथड्स के जो सब पार्ट्स थे उसको भी डिस्कस किया. अरिथमेटिक मीन में हमने डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया. इन क्वेश्चंस में हमने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों जो है वो पार्ट्स को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया था. होप के वो लेक्चर्स जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी अरिथमेटिक मीन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसकी कुछ डिफरेंट एंगल से उसकी अंडरस्टैंडिंग आज हम देखेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के टॉपिक का टाइटल किस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आज का लेक्चर जो है वो हम जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे वो अरिथमेटिक मीन की ही फर्दर टाइप्स है. इससे पहले जो अरिथमेटिक मीन में आपने स्टडी किया था वो एक्चुअली उसके मेथड थे कैलकुलेशंस के, कि हमने अरिथमेटिक मीन में जो कैलकुलेशंस परफॉर्म किए वो कैलकुलेटिंग मेथड्स थे, यानी उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड को आपने देखा वो सब के सब जो है वो कैलकुलेटर पर सॉल्व होने वाले थे और वो कैलकुलेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनके नाम डिफरेंट थे. लेकिन आज जो है वो उसको हम रियल सेंस में अंडरस्टैंड करेंगे कि अरिथमेटिक मीन की फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास वेटेड मीन और उसके बाद है कंबाइंड मीन. अब देखते हैं वेटेड मीन क्या चीज है. वेटेड मीन जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है वेट से रिलेटेड है, यानी इन क्वेश्चंस के अंदर या ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसका पॉइंट जो बनता है अंडरस्टैंडिंग का अरिथमेटिक मीन के हवाले से, वो वेट है एक्चुअली, फोकस जो है उसका. यानी इन क्वेश्चंस में हमें वेट्स मेंशन्ड होंगे. अब वेट्स क्यों मेंशन्ड होंगे? जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है वो वेटेड मीन से डिफरेंट क्यों है, इसको आपने समझना है. देखें, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक मीन का, चाहे वो ग्रुप हो या अनग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया अरिथमेटिक मीन में, तो आप क्या करते हो, जब इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए आप सारी वैल्यूज को प्लस करते हो और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर लेते हो. यानी आपके पास इसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो एक जैसी है सबकी. ठीक है जी. लेकिन समटाइम्स रियल लाइफ में ऐसा भी होता है कि हर नंबर की जो इंपॉर्टेंस है, जो आप यूं कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है. यानी 5 की इंपॉर्टेंस 6 से अलग हो सकती है, 6 की इंपॉर्टेंस जो है वो अलग हो सकती है 10 से, 12 से और 13 से. तो फिर अब क्या करेंगे? यानी आप यूं कह सकते हो कि सिंपल अरिथमेटिक मीन की जो कैलकुलेशंस हैं उसमें सब वैल्यूज की इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन के अंदर हर नंबर जो है उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है और उसी इंपॉर्टेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने हर नंबर के अगेंस्ट जो है उसका वेट मेंशन किया होता है. ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेटेड मीन. एक बात याद रखनी है आपने कि वेटेड मीन इज एन टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन. ठीक है जी. सो वेटेड मीन में जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. यानी आप क्या करेंगे, आपके पास जो वेट्स अवेलेबल हैं आप उन पर्टिकुलर वैल्यूज को उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम लेंगे. ठीक है जी. और फिर डिवाइड कर देंगे उसको सम ऑफ द वेट से, जो आपके पास वेट्स अवेलेबल होंगे. ठीक है जी. बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ इसकी लुक को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब आगे चलते हैं कंबाइंड मीन. ठीक है, अब कंबाइंड मीन क्या चीज है इसको जरा देखिए, मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में भी ये बात आपसे शेयर की थी कि अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं ना स्टैटिस्टिक्स को, तो फिर आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कैलकुलेशन या उसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा होगा. लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो आपके लिए ऑलमोस्ट जो काम है 20-30% ईजी हो जाता है. यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड है तो इजीली आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे. यानी कंबाइंड मीन ऑब्वियसली एक टाइप है अरिथमेटिक मीन की,
लेकिन अगर आप इसके लफ्ज पे गौर करें कंबाइंड, तो कंबाइंड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। आप ऑल टुगेदर का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वो मीन होगी कि जिसमें हमारे पास 2, 3, 4 डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे और उन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जो है हम इकट्ठा मीन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अब इकट्ठा मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत से मेथड है। फर्ज कर लें, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि मेरे पास एक सेक्शन है C1, ठीक है जी। उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट दिया, ठीक है। अब टेस्ट में उनके डिफरेंट मार्क्स आए, वो मे भी ऐसा हो सकता है 5, 8, 10, 7, 6, 4, 5, 8, 9 और से फॉर एग्जांपल 8। इस तरह ये 10 वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, 5, 8, 10, 7, 6, 4, 5, 8, 9, 10, 8, यानी ये सारी वैल्यूज हैं वो 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं। अच्छा जी, इसी तरह एक और सेक्शन है मेरे पास फॉर एग्जांपल C2, इसका भी टेस्ट कंडक्ट हुआ लेकिन उसमें स्टूडेंट्स की तादाद 5 थी, ठीक है। अब 5 नंबर्स उन्होंने गेन किए, किसी ने 7 लिए हैं, 8 लिए हैं, 5 लिए हैं, 10 लिए हैं और 6 लिए, ठीक हो गया। अब कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने लगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि दोनों सेक्शन का इकट्ठा मीन कैलकुलेट करें, तो मैं क्या कर सकता हूं? मीन का जो कॉन्सेप्ट है माइंड के अंदर वो ये है कि हम सब वैल्यूज को प्लस करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये 10 वैल्यूज हैं, यहां से इन 10 वैल्यूज को उठाऊंगा, ये 5 वैल्यूज हैं, इनको लूंगा, ये सारी वैल्यूज मिलकर कितनी बन गई? 15। तो 10 वैल्यूज और ये 5 वैल्यूज, इन सब को कैलकुलेटर पर प्लस कर लेता हूं। तो देखिए, तो प्लस करने के बाद एक आंसर आएगा मेरे पास और उस आंसर को मैं 15 पर डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब आपके पास कितनी है? 15 है। तो 15 को जब मैं इसको डील करूंगा उसको डिवाइड कर दूंगा 15 पे, मेरे पास C1 और C2 का जो है वो अरिथमेटिक मीन निकल आएगा, जिसको हम कंबाइन मीन कहेंगे। कंबाइन क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने C1 और C2 दोनों सेक्शंस को कंबाइन किया, ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक तो ये बात काफी हद तक एक्सेप्टेबल भी है, काबिल कबूल भी है। लेकिन फर्ज कर लें मेरे पास सेक्शंस की तादाद 3 हो जाती, वहां तक भी आप सोच सकते हैं जी कोई मसला नहीं, अगर आपके पास इतने ही 10, 5, 8 सेक्शन स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स भी टोटल हो जाए तो कोई मसला नहीं, 25 भी हो जाए। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो ज्यादा होती, यानी C1 में 50 स्टूडेंट्स होते, C2 में से 60 स्टूडेंट्स होते और जो थर्ड सेक्शन एक ऐड हुआ है उसमें हंड्रेड्स होते, तो फिर क्या होता? तो अब तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर क्या होना था? फिर इस प्रोसेस को डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था आपके लिए। तो अब इसका हल निकालने के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला गया जिसको कहा गया कंबाइंड मीन, और उसकी नोटेशन जो है वो x बार c से रखा गया उसको। अब x बार c को जब कैलकुलेशंस करनी है तो उसका फॉर्मुलाइज इसको कैसे करेंगे? x बार c इज इक्वल्स टू n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक हो गया। ये कैसे होगा जी? यानी आपके पास नंबर ऑफ सेक्शंस अगर 2 हैं तो आप क्या करें? n1 ऑब्वियसली फर्स्ट सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, n2 जो है सेकंड सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आप क्या करें? इंडिविजुअली C1 सेक्शन का मीन निकाल लें और C2 सेक्शन का मीन निकाल लें और इन दोनों मीन्स को इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करें, तब भी वही आंसर आएगा जो हमने इससे पहले प्रोसेस किया था। यानी आप बजाय इसके कि सारे सेक्शंस को इकट्ठा करें और फिर उन वैल्यूज को कंसिडर करते हुए सिग्मा x ओवर n के फॉर्मूले से कैलकुलेशंस करें, आप इंडिविजुअली हर पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग मीन निकालें, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन उस तरह आसान हो जाती है, ठीक है। तो x1 बार फॉर फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, x2 बार फॉर सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन,
ठीक हो गया। अब ये दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जब आप कैलकुलेशंस कर लेंगे तो इस फार्मूले के अंदर आप उसको पुट अप करेंगे और आप इजीली कंबाइंड मीन निकाल देंगे। देखिए यही फार्मूला एक्सटेंड हो सकता है, यानी अगर आपके पास 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे n3 x3 बार और इसी तरह डिनोमिनेटर में एक तीसरा n भी आ जाएगा और इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। यानी अगर किसी सिचुएशन में हमारे पास 4, 5 या 6 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इसकी कंटिन्यूशन जो है वो आगे ऐसे चलती रहेगी। यानी अगर 4th सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे कोई और काम नहीं करना, मुझे जस्ट उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है जो कि x बार 4 होगा और नीचे उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो यहां आ जाएगी। क्लियर होगी बात? सो इस तरह हम कंबाइंड मीन को फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हुए 4, 5, 6 या 7 जनरल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन तक भी लेके जा सकते हैं। सो ये एक फॉर्मूला है कंबाइंड मीन के लिए। और वेटेड मीन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। क्लियर होगी बात? अब हम इन दोनों जो फॉर्मूला से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं, उससे आपको फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्टअप हो जाएगी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशंस को कैसे हमने परफॉर्म करना है। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है, इसकी वर्डिंग को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपने एक्सट्रैक्ट करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है और किस तरह आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। देखिए, फाइंड वेटेड मीन, यानी उसने स्टार्ट में आपको कह दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन आएगा वेटेड मीन से रिलेटेड तो उसने वेटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा। अदरवाइज सिंपल मीन अगर वो होगा तो फिर आपके लिए कैलकुलेशंस जो है वो इसकी डिफिकल्ट हो जाएंगी क्योंकि उसका पैटर्न और होगा। सो वेटेड मीन को आपने ढूंढना है लफ्ज को क्वेश्चन के अंदर से। ठीक हो गया? सो वेटेड मीन आने के बाद अब आपको जहन में होना चाहिए कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर वेट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, इफ फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स, अब देखिए 4, 3, 3, 2 एंड 2, यानी 5 आपको वेट्स दिए हुए डिफरेंट नंबर्स के लिए। और वो नंबर्स कौन से हैं? अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स, यानी कोई मार्क्स आए, सब्जेक्ट्स हैं और उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से उसको वेट्स असाइन किए गए। सब्जेक्ट 1 इंग्लिश है, उसके 73 मार्क्स हैं। सब्जेक्ट 2 जो है उसमें 82 मार्क्स है। सब्जेक्ट नंबर 3 जो है उसमें 80 मार्क्स है। स्टैटिस्टिक्स 57, फिजिक्स के 62। इस तरह आपके पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए और उनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से उनके वेट्स जो है वो असाइन कर दिए गए। ठीक है जी, अब जरा देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में जैसे मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूं कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखना, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप इसको x बार w भी कह सकते हैं, वेटेड मीन भी लिख सकते हैं, लेकिन मीन यानी x बार के साथ ये w अगर ऐड कर देंगे तो इट रिप्रेजेंट्स द वेटेड मीन। और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। तो देखिए जी, W यानी वेट को पर्टिकुलर x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम करना है। तो यहां 2 मेथड है, आपके पास अपनी चॉइस है। आप कॉलम के साथ इसको कैलकुलेट कर ले या आप इसको डायरेक्ट जैसे अभी मैं सॉल्व करने लगा हूं आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए इसकी कैलकुलेशन को, क्योंकि सम है तो W ने x से मल्टीप्लाई होना है, तो फर्स्ट W इज 4 एंड फर्स्ट x की वैल्यू जो है वो क्या है 73। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 73 प्लस, ये इस सम की वजह से यहां पर प्लस आया। सेकंड वेट इज 3 मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो 82, उसके बाद थर्ड जो है वो वेट 3 है और थर्ड जो मार्क्स हैं आपके पास वो 80 है, प्लस फोर्थ आपके पास वेट 2 है और फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो 57 मार्क्स का, और प्लस मैं यहां नीचे जरा इसको लिख रहा हूं, सेकेंड जो लास्ट आपके पास वेट 2 है और लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है 62, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 62। जरा गौर से देखिए हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए कि ये W जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये W की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका सम करना है। क्लियर हुई बात? अब डिवाइड कर देंगे आप किससे,
ये सारा जो फैक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा आपका किसके साथ, सम ऑफ डब्ल्यू। सम ऑफ द डब्ल्यू मतलब ये जो डब्ल्यू आपको मेंशन था, यानी वेट्स जो आपको मेंशन थे, 4 + 3 + 3 + 2 एंड 2। तो फाइनली इसकी कैलकुलेशन आप देखेंगे, यहां आपने इसको मल्टीप्लाई करना है सबको और ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर्स में देखेंगे। तो आप जरा देखिए इसको, 4 × 73 अपने कैलकुलेटर्स पे इसको परफॉर्म करेंगे। 292, 246, 240, 114 एंड 124। क्लियर होगी बात जी? आगे चलें और डिनोमिनेटर में देखिए 4 + 3 + 3 + 2 + 4, यानी 4 और 3 7, 3 10, 2 12 और 14। अब बताइए जी आगे क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इन सारे न्यूमिनेटर की वैल्यूज को ऐड करेंगे और किस पर डिवाइड कर देंगे, 14 पर, जो आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। दैट आंसर बिलोंग्स टू द वेटेड मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक होगी बात? तो यहां पर मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूं, आप इसकी कैलकुलेशन में इसको ऐड अप करेंगे और 14 पर डिवाइड करके इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे बाय योरसेल्फ। तो आप देखिए अपने टीचर से डिस्कस कीजिएगा कि इसका आंसर जो है वो जो हमें हमारे पास अवेलेबल और जो आपने कैलकुलेट किया वो सेम है या नहीं। वैसे सिंपल है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, बोर्ड नंबर 3 पे, और देखते हैं कि अगली एग्जांपल में हम इसकी कैलकुलेशंस को कैसे देखेंगे। जी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट वेटेड मीन। जरा गौर से देखिए, फिर हम वहीं पर हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, समझना है। ठीक है जी, क्या है वेटेड मीन? अब ये एग्जाम्पल लिखने का मकसद क्या है कि आपको आउटलुक्स के हवाले से भी आइडिया हो सके कि आपको क्वेश्चन किस किस अंदाज में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट जो कॉलम है वो फूड है, रेंट है, यानी आपको वेरिएबल्स बताए गए हैं कि फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल और अदर कोई मिसलेनियस वेरिएबल है, और फर्दर आगे उसके एक्सपेंस और वेट्स बताए गए हैं। यानी एक आपने इससे पहले जो एग्जांपल दी थी उसकी वो एक वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म के अंदर थी। ठीक है, अब जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर है, इसीलिए इसको अलग से रखा गया ताकि आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके कि आप इसको देख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो यहां पर भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैं आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और कैलकुलेशन जो है वो अपने तौर पर आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह आपने इसको देखा है। आप देखिए जरा आगे, जब हम सोल्यूशन करेंगे उसी तरह सबसे पहले हम x को देखेंगे। अब मैं यहां पर कॉलम वाइज इसको परफॉर्म कर रहा हूं और फिर हम w लिखेंगे क्योंकि वेट्स हमें मेंशन्ड है। ठीक है, यही वाली कैलकुलेशन, यही वाला स्ट्रक्चर जो है वो आप प्रीवियस एग्जांपल में भी रख सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है कि आप इसको नए जो है ना वो मेथड से करना चाहते हैं, आप पहले मेथड से भी कर सकते हैं या नए मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 290, 54, 98, 75, 75 और W जो है 75, सॉरी 7.5 टू 1.5, 1.0 और 0.5। डेटा लिखने के बाद आपने ये देखना है कि x और w अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो देन आपने फर्दर कैलकुलेशंस में x और w को कैलकुलेट करना है, यानी x को मल्टीप्लाई करना है w के साथ। ठीक है जी, x और w मल्टीप्लाई होंगे तो आप अपने कैलकुलेटर्स पे इसको वेरीफाई कर लें। जरा देखिए 290 मल्टीप्लाई बाय 7.5 और इसका आंसर है आपके पास 2175। Then 54 multiplied by 2 is 108
98 मल्टीप्लाई बाय 1.5 147 और फिर उसके बाद 75 मल्टीप्लाई बाय 1.0 यानी 1 ही है वो, तो ये 75 हो जाएगा एंड द 75 मल्टीप्लाई बाय 0.5 is 37.5. This is x मल्टीप्लाई बाय w. ठीक है जी, इस कॉलम का आप सम कर लेंगे फाइनली 2175 प्लस 108 प्लस 147 प्लस 75 प्लस 37.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2542.5. अब फॉर्मूला क्या है जी वेटेड मीन का, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. अब ये डब्ल्यू है आपके पास यानी वेट्स का कॉलम है, इसको भी आप सम कर लेंगे 7.5 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 1.0 प्लस 0.5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12.5. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 2542.5 divided by 12.5. तो weighted mean for this particular set of information will be 203.4. ठीक है जी, यानी अगर टेबुलर फॉर्म में है तो आप टेबल में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ये वाइस वर्सा है, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इस क्वेश्चन को भी पहले वाली एग्जांपल की तरह सॉल्व कर सकते हैं, और जो पहले वाली एग्जांपल है उसको भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर रखकर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि कंबाइंड मीन से रिलेटेड है, और अपने नेक्स्ट बोर्ड में देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे. जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल है फाइंड कंबाइंड मीन इफ n1 इज इक्वल टू 15, x1 बार जो कि उसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है वो है 10. ठीक है, n2 यानी सेकंड सेट है, उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 10 है और उसका मीन जो है 15 है. थर्ड सेट यानी थर्ड जो आपके पास सेट है इंफॉर्मेशन का, उसकी टोटल वैल्यूज 20 है और उसका मीन जो है वो 17 है. अब कंबाइंड मीन निकालना है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x बार c कंबाइंड मीन, चूंकि 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इसको हम n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कंबाइंड मीन के लिए. n1 की जगह पे क्या लिखेंगे 15, और क्योंकि n1 x1 बार इसका मतलब ये है कि n1 और x1 बार आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है. 15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस n2 कितना है जी 10, और उसका मीन जो है वो क्या है 15, प्लस n3 आपके पास 20 है और उसका मीन जो है वो 17 है, डिवाइडेड बाय n1 15, n2 10 और n3 की वैल्यू 20. इसको सॉल्व कर लें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम करेंगे. 150 प्लस 150 प्लस 340 डिवाइडेड बाय सम ऑफ n इज 45. सो कैलकुलेटर पर देखिए 150 प्लस 150 प्लस 340, तो इट इज 640 डिवाइडेड बाय 45. तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे 45 पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.22. दिस इज द कंबाइंड मीन ऑफ दीज 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. आप जरा गौर कीजिए कि पहले सेट की जो मीन था वो 10 था
उसकी वैल्यू 10 थी, और फिर 15 है, फिर 17 है, और जब कंबाइन निकली है तो वो आ रही है 14.22। ज़रा गौर कीजिए कि इसी के जो है ना वो सर्कमफेरेंस के अंदर इसने मूवमेंट है उसकी। यानी आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा डेविएट तो नहीं कर रहा। तो यहाँ से आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने वेटेड मीन और कंबाइंड मीन की अंडरस्टैंडिंग की है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को स्टडी किया। होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।